नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल JSC28 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पलामपुर की कहानी, पलामपुर गांव की कहानी। ये पलामपुर गांव क्या है, क्या इस गांव में क्या अद्भुत है, क्या इस गांव में क्या कहानी की विशेषता है, इसके बारे में जानेंगे। पलामपुर एक काल्पनिक गांव है। जो पलामपुर एक गांव है जो अपने आसपास के गांव एवं कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये जो पलामपुर गांव है ये अनेक सड़कों से जुड़ा हुआ है। यह गांव खेती एवं अन्य उत्पादन गतिविधि के बारे में जानने के लिए एक उदाहरण है। जो पलामपुर गांव में है वो मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित है, यानी वहाँ का जो लोग है वह कृषि अधिकतर करते थे, लेकिन उसके अलावा उद्योग का भी काम करते थे, परिवहन का भी काम करते थे, दुकानदारी का भी काम करते थे। और गांव में करीब से करीब 450 परिवार रहते थे। जैसे एक गांव में 1000-2000 गांव परिवार रहते थे, उसी टाइप से पलामपुर गांव में पूछा तो कितना परिवार रहते थे, तो 450 परिवार, जिसमें से ज़्यादा ऊंची जाति के थे। आजकल भी हम लोग देते थे जाति भेदभाव, ब्राह्मण, शूद्र, वैष्णव, जाति 4 प्रकार का होता है, लेकिन वहाँ जो 450 परिवार था उसमें अधिकतर ऊंची जाति के लोग रहते हैं। गांव में बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क जैसी सुविधाएं भी हैं। और वहाँ जो पलामपुर गाँव था उसमें स्कूल भी था, स्वच्छ मतलब केंद्र मतलब हॉस्पिटल भी था, अच्छी सड़क भी था और सुविधा भी था। यह कहानी हमें गांव के जीवन शैली और उनके उत्पादन कार्यों के बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ये जो गांव की कहानी है इसमें हम लोग को क्या चीज़ के बारे में समझने को मिलेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर पलामपुर गांव की अगर देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य होता है वस्तु एवं सेवा में बनाना। जो कुछ भी वो लोग उत्पादन करते हैं उसको सेवा में लगाना, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिसके मनुष्य को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए सेवा में लगा। इसके लिए 4 चीज़ ज़रूरत होता है। मनुष्य को अधिकतर 4 चीज़ों की आवश्यक ज़रूरत होता है। भूमि और प्राकृतिक संसाधन। अगर मानव के पास भूमि नहीं रहेगा, प्राकृतिक संसाधन जो भगवान का देन है वही चीज़ नहीं रहेगा। जैसे हो गया जमीन, हो गया जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है, पानी हो गया, जंगल हो गया, खनिज होगा, तो उसमें मानव कैसे जीवित रह सकते हैं? जीवित असंभव है प्राकृतिक संसाधन के बिना। दूसरा श्रम, काम करने वाले लोग को होना चाहिए, जैसे कि मजदूर होना चाहिए, काम करने के लिए लोग जरूरी होना चाहिए। कुछ कामों में पढ़े लिखे और कौशल लोग भी चाहिए। कुछ कामों के लिए पढ़े लिखे लोग भी आवश्यक चाहिए। और शारीरिक श्रमिकों की भी ज़रूरत होती है जो अपने काम में भी एक्सपर्ट हो। हर व्यक्ति अपने श्रम से उत्पादन में योगदान करता हो। और भौतिक पूंजी यानी पैसा भी चाहिए। किसी चीज़ को करने के लिए उसमें पैसा की आवश्यकता होती है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। उत्पादन मदद करने के लिए चीज़ चाहिए जो भौतिक पूंजी कहलाती है। कुछ भी अच्छी किस्म के अगर हम लोग बीजे खरीदने जाएंगे तो हम लोग को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी। औजार, हम लोग स्थायी पूंजी में औजार खरीद सकते हैं। मशीन और भवन ये लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं। मशीन या भवन लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण में हम लोग लेते हैं हल, जनरेटर और कंप्यूटर। कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और नगद पैसे। अगर हम लोग कहीं भी कच्चा माल खरीदने जाते हैं तो उसमें नगद पैसे थे, ये उत्पादन के दौरान खत्म हो जाता है। उत्पादन हो गया तो ये खत्म। अब मानव पूंजी, ज्ञान और उद्यम। अब मानव के पास क्या चीज़ है? तो सबसे बड़ा चीज़ है ज्ञान। उत्पादन के लिए ज्ञान समझदारी भी जरूरी है। और कोई भी चीज़ हम लोग खेती कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए खेती कैसे किया तो उसके लिए ज्ञान चाहिए हम लोग को प्रॉपर, तभी हम लोग खेती कर सकते हैं। इसे मानव पूंजी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं मेन मुद्दे की ओर, पलामपुर में खेती। अब अभी सबसे पहले हम लोग देखें भूमि स्तर क्या है। पलामपुर में खेती मुख्य काम है। जो पलामपुर का गांव है उसको मुख्य काम क्या था तो खेती है। यहाँ 75% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ये खेती पर निर्भर है। और पलामपुर गांव की जो लोग हैं वह 75% आदमी जो खेती पर निर्भर है। वे किसान या खेतों में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। और 75% लोग क्या हो सकते हैं? किसान हो सकते हैं या फिर खेतों में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। इनका जीवन खेतों में होने वाले उत्पादन पर टिका है और इनका जो जीवन शैली ऊपर खेतियों पर काम करके अपने जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन खेतों में एक समस्या है। खेती के लिए ज़मीन की मात्रा तय है और बढ़ नहीं सकते, लेकिन खेत कभी बढ़ नहीं सकता, घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। पलामपुर में 1960 में से अब तक खेती की ज़मीन नहीं बढ़ी। ज़मीन कभी बढ़ता है? नहीं बढ़ता, तो कैसे बढ़ेगा? अभी तक वहाँ का ज़मीन वैसा ही है। उस समय गांव के बंजर ज़मीन को खेती लायक बना दिया गया था। और बंजर भूमि को भी, बंजर भूमि यानी जहाँ खेती करने के लिए योग्य भूमि नहीं, उसको भी खेती करने के लिए लायक बना दिया गया था पलामपुर में। अब और ज़मीन खेती के लिए तैयार करना संभव नहीं। और अभी अगर देखा जाए तो बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाने के लिए संभव नहीं है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? लेकिन अगर उसी भूमि से अगर हम लोग का खेत है तो उसी खेत से हम लोग अधिक
पैदावार कैसे कर सकते हैं, अच्छा अच्छा खाद डालकर, बीज डालकर कर सकते हैं ना। उसी प्रकार से भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका आप देखते हैं कि खेत से मतलब भूमि मतलब मिट्टी से कैसे हम लोग अधिक पैदावार कर सकते हैं। 3 फसलों की खेती होता है। खरीफ फसल जो बरसात में होता है, अधिकतर ज्वार और बाजरा, पशुओं का चारा। और ज्वार बाजरा अगर देखा जाए तो पशुओं का चारा खरीफ फसल कब होता है, बरसात के मौसम में, इसको याद रखिएगा। रबी फसल सर्दी, गेहूं घर के लिए गेहूं रखते हैं, बाकी बाजार में बेच देते हैं, ये बहुत ही कहावत है, अपने लिए रखें बाद बाकी बेच दिए। सर्दी के महीने में क्या गेहूं आ जाता है, जो अक्टूबर दिसंबर में आलू आलू आता है। गन्ना साल में एक बार कटाई, जिसे कच्चे रूप में गुड़ और बनाकर बेचा जाता है। फिर हम लोग गन्ना भी एक हम लोग का प्रमुख फसल है। सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाले नलकूप होने के कारण किसान 3 फसल उगा पाते थे। और जो पलामपुर गांव के जो किसान लोग थे, अपने अपने गांव में जो नलकूप होने के कारण एक साल में 3 फसल उगाते थे। आधुनिक कृषि विधियां, अब उन लोग का क्या, आधुनिक कृषि मतलब पहले के ज़माने में मतलब किस टाइप से कृषि की जाता था। हरित क्रांति को देखेंगे तो हरित क्रांति एक कृषि आधारित पर ही था, जो 1960 के दशक में अंत हुआ। अगर पूछा तो हरित क्रांति कब शुरू होता है, 1960 के दशक में। इसमें क्या होता है, नए बीज मतलब एच आई बी बीज का उपयोग किया गया था। इस क्रांति में मतलब उस टाइम के जो कृषि कर रहे थे किसान लोगों ने नए बीज का उपयोग किया था। कौन सा बीज था, एच वाई बी बीज। इन बीजों से ज़्यादा अनाज उपज मिलता था, और जो नए किस्म के बीज थे उसमें ना अच्छी फसल, ज़्यादा अनाज उपज मिलता था। उदाहरण में हम लोग देखेंगे तो पहले परंपरागत बीज से गेहूं की उपज 13,000 किलो हेक्टेयर थी, लेकिन अब एच.आई.बी के कारण 32,000 किलो, मतलब 2 गुना बढ़ जा रहा है, 2 गुना 3 गुना। आवश्यक चीज़ें क्या चाहिए, अगर हम लोग किसी चीज़ को उगाएंगे, किसी चीज़ को हम लोग कृषि मतलब लगाएंगे तो क्या क्या चीज़ें, पानी की आवश्यकता है, सिंचाई ज़रूरत है, रासायनिक खाद और कीटनाशक जरूरी है। खेती के लिए ट्रैक्टर और मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। पलामपुर गांव में क्या 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 इस्तेमाल किया जाता था, पानी का, रासायनिक कीटनाशक का, खेती के लिए ट्रैक्टर और मशीन का इस्तेमाल। अब इसका परिणाम क्या हुआ, जो हरित क्रांति का परिणाम क्या हुआ उसको देखते हैं। ज़्यादा अनाज उगाकर किसान बाजार में बेचने के लिए गेहूं की बड़ी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा उपज होगा तो बेच के उसमें इनकम, उन लोग का आर्थिक स्थिति सुधर सकता है। उत्पादन बढ़ने से किसान की आय बढ़ती गई। सेम बात वही, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से पता चलता है कि आधुनिक कृषि और विधियों से प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग हुआ है। और हम लोग जो भूमि को संभाल करके रखना चाहिए, उसको ज़्यादा ज़्यादा उपजाऊ बना कर रखना चाहिए, ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग की जो भूमि है वो व्यर्थ हो जाएगा। और मिट्टी की समस्याएं सकती हैं, जैसे कि हरित क्रांति में उर्वरक के ज़्यादा इस्तेमाल होने पर कोई जगह मिट्टी उर्वरता कम हो जाती है, जिससे कि पैदावार शक्ति कम हो जाएगा। ज़्यादा कीटनाशक चीज़, ज़्यादा खाद्य पदार्थ डाला जाएगा तो वहाँ का जो मिट्टी है वहाँ उर्वरता क्षमता कम हो जाएगा। अब होता है दूसरी नंबर पर पानी की समस्या। नलकूप के सिंचाई के कारण भूजल का अधिक इस्तेमाल हुआ, इससे पानी का स्तर नीचे चला गया। जो नलकूप का जो सिंचाई के कारण जो हमारा पृथ्वी का जो भूजल है वो नीचे चला गया। और पर्यावरण का महत्व, मिट्टी और भूजल जैसे संसाधन को बनाने में कोई साल लगते हैं। अगर ये नष्ट हो जाए तो इन्हें वापस लाना भी बहुत मुश्किल है। और पर्यावरण, अगर एक अभी पर्यावरण में आप लोग उदाहरण ले लीजिए, एक पेड़ को बड़ा होने में मिनिमम 10 साल लगेगा, 10-15 साल, और उसको काटा कितना, 1 घंटा में फिनिश हो जाएगा काटने से। तो उसमें उसको बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन नष्ट करना बहुत ही आसान काम है। क्या करना चाहिए हम लोग को, उसको एक संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग को मानव को क्या करना चाहिए। देखिए, कृषि का विकास जारी रखने के लिए हमें पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। मेन उद्देश्य पर्यावरण का ख्याल रखना, इससे प्राकृतिक संसाधन लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। पलामपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार विस्तृत थे। अब पलामपुर के किसान जो थे वो भूमि पर किस प्रकार आश्रित थे उसके बारे में देखेंगे। खेती के लिए भूमि बहुत जरूरी है, लेकिन अभी किसान के पर्याप्त जमीन नहीं है। जमीन के बिना लोग, पलामपुर के 450 परिवार में से 150 के पास खेती के लिए जमीन नहीं था। अब 450 परिवार में 150 परिवार के पास जमीन नहीं था, इसमें ज़्यादा दलित था। और जो 150 परिवार थे उसमें ज़्यादा दलित दर यानी नीचे जाति के लोग। अब छोटे किसान थे, 240 परिवार ऐसा था जो छोटे किसान यानी 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले जितना भी था उसको छोटे किसान कहा जाता था उस टाइम। अब बड़े किसान किसको बोलेंगे, 60 परिवार ऐसा था वहाँ पे पलामपुर गांव में जिसमें 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जिसका भी जमीन होता था उसको बड़े किसान कहा जाता था, जिससे 60 परिवार था। 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा जमीन है। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब हम लोग कहते हैं श्रम की व्यवस्था।
खेती में श्रम दूसरी महत्वपूर्ण कारक है और इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। छोटे किसान अपने खेतों में परिवार के साथ काम करते हैं और खुद श्रम की व्यवस्था करते हैं। जो छोटे छोटे जो परिवार थे वो खुद अपने खेत में काम करते थे। मझले एवं बड़े किसान दूसरे के मजदूरी पर काम पर रखते थे। जो छोटे छोटे किसान जो होता था, से किसी का घर में 10 आदमी है तो उस खेत में अगर 5 ही जन का काम है तो कोई 5 जन बाहर काम चल जाएगा, उसमें भी कुछ तो इनकम आएगा ना। मजदूरी और काम की अवधि फसल जैसे बुआई कटाई और क्षेत्र में अनुसार बदलती है। डाला पलामपुर पर भूमिहीन मजदूर है और पलामपुर में एक भूमिहीन मजदूर भी था जो दैनिक मजदूर पर काम करता था। मतलब भूमिहीन मतलब उसका कोई भूमि नहीं था, मतलब लोगों के पास काम करके अपना दिन गुजारता था। वह हर दिन काम ढूंढता जो मजदूर है। सरकार को न्यूनतम वेतन 300 रुपया तय किया है मार्च 1919 लेकिन डाला को केवल 160 रुपया मिलते हैं। पलामपुर में मजदूर को अधिक संख्या कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लोगों कम वेतन पर भी काम करने के तैयार हो जाते हैं। जो पलामपुर गांव में सरकार ने बोला गया था न्यूनतम वेतन 300 देना है मजदूर को, लेकिन पलामपुर गांव की जो मतलब वहाँ का जो लोग था मजदूर को 160 रुपया देता था, यानी कम दामों में काम करवाता था, क्योंकि कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होता था कि दूसरे जगह जाएं और हम काम करें। रामकली से मजदूर गाँव के सबसे गरीब लोगों में से गिने जाते थे। अब आ जाते खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के आधुनिक तरीकों में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अगर खेतों को अगर आधुनिक तरीके से हम लोग उपजाऊ करेंगे तो ज़्यादा पैसा का जरूरत, ज़्यादा आर्थिक का जरूरत है। छोटे किसान, अब छोटे किसानों को पैसे के लिए कर्ज लेना पड़ता था। जैसे छोटे किसान को जैसे केसीसी लोन नहीं लेता था ना, वैसा ही होता है। छोटे किसान क्या करता था कि खेती के लिए लोन ले लेता है। बड़े किसान साहूकार या व्यापारी से उधार लेते थे। बड़े किसान जो होते साहूकार या फिर व्यापारी से उधार लेते थे। कर्ज पर ब्याज बहुत अधिक ज़्यादा होता था जिसके कारण कर्ज चुकाना मुश्किल है। छोटा छोटा किसान, कोई कोई किसान ऐसा होता था कि कर्ज चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मोजले अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ देखेंगे, जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पलामपुर किस प्रकार गांव था? तो काल्पनिक था। पलामपुर में कितने परिवार रहते थे? तो 450। पलामपुर की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है? तो खेती था। पलामपुर में अधिकतर लोग किस जाति के थे? तो उच्च जाति के। पलामपुर के मुख्य रूप से कौन कौन सी सुविधाएं हैं? तो स्कूल और अस्पताल, बिजली और सड़क, यानी ए और बी दोनों। उत्पादन के लिए कौन सा कारक सबसे पहले जरूरी है? तो भूमि। भौतिक पूंजी के प्रकार कौन से हैं? तो कार्यशील और स्थायी। स्थायी पूंजी का उदाहरण है तो हल और ट्रैक्टर। मानव पूंजी में कौन सी चीज शामिल होते हैं? तो ज्ञान और उद्यम। कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है तो हमारा कच्चा माल हो जाएगा। और पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर रहते थे? तो 75%। ये BBI है। पलामपुर में आखिर बार बंजर भूमि कब खेती लायक बनाई गई? तो 1960 के दशक में। 3 फसल की प्रणाली में अक्टूबर दिसंबर में कौन सा फसल होता था? तो आलू का। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फसल उत्पादन में बढ़ाना। HYV का बीज का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा हाई, मतलब उच्च लेवल वाला बीज। पलामपुर किसानों के सिंचाई के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई गई? तो नलकूप का। उर्वरक के अधिक उपयोग से किसकी उर्वरता कम हो गई थी? तो मिट्टी का हो गया था। नलकूप से अधिक उपयोग में कौन सी समस्या हो रही थी? तो भूजल स्तर नीचे जाना। पर्यावरण का ख्याल क्यों जरूरी है? प्राकृतिक संसाधन बचाने के लिए। पलामपुर के कितने परिवार के पास जमीन है? तो 150। बड़े किसान के पास कितने जमीन था? 2 हेक्टेयर से ज़्यादा। पलामपुर में कौन सा भूमिहीन मजदूर है? दलित। पलामपुर के कितने लोग गैर कृषि कार्य लगे हैं? 25। डेयरी उत्पादन कहाँ बेचे जाते हैं? तो रायगंज में। लघु विनिर्माण कितने लोग कार्य करते हैं? तो 50 लोग। गांव के परिवहन में कौन सा वाहन का उपयोग होता है? तो